ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है? क्या है ईरान की सीक्रेट पावर की पूरी क्रोनोलॉजी? ईरान की इस मिसाइल स्ट्राइक ने सिर्फ एक सैन्य सवाल नहीं उठाया, बल्कि एक रहस्य खड़ा कर दिया है। 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया तक पहुंचने की कोशिश ये बताती है कि कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है। सवाल ये है कि क्या ईरान ने अचानक इतनी बड़ी छलांग लगा दी, या फिर ये कई सालों से छिपी तैयारी का नतीजा है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर ईरान हमेशा अपनी मिसाइल रेंज को सीमित बताता रहा है, लेकिन इस हमले ने उस दावे को चुनौती दे दी है। माना जा रहा है कि ये सिर्फ ईरान की घरेलू तकनीक का खेल नहीं हो सकता, क्योंकि 4000 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए एडवांस प्रोपल्शन, मल्टी स्टेज सिस्टम और सटीक गाइडेंस की जरूरत होती है। ऐसे में शक की सुई सीधे चीन और रूस की तरफ घूमती है। आरोप है कि दोनों देशों ने पर्दे के पीछे से टेक्नोलॉजी या डिजाइन सपोर्ट दिया हो सकता है, खासकर जब वैश्विक राजनीति में अमेरिका के खिलाफ एक साझा रणनीति बनती दिख रही है। तब ईरान को मजबूत करना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम माना जा रहा है। इसके अलावा एक और कड़ी जुड़ती है उत्तर कोरिया की, क्योंकि ईरान और उत्तर कोरिया के बीच मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर पहले भी सहयोग के आरोप लगते रहे हैं। उत्तर कोरिया की हवासोंग सीरीज की मिसाइलें पहले ही 4000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज साबित कर चुकी हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या उसी टेक्नोलॉजी का कोई वर्जन ईरान तक तो नहीं पहुंचा, या फिर दोनों ने मिलकर इसे अपग्रेड किया? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक देश की ताकत नहीं, बल्कि एक नेटवर्क की रणनीति बन जाती है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ईरान ने खुद अपनी मिसाइल क्षमता को चुपचाप अपग्रेड किया हो। सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी, हल्के वॉरहेड और बेहतर ट्रेजेक्टरी डिजाइन के जरिए रेंज बढ़ाना संभव है। और यही वो तरीका है जिससे दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, यानी बाहर से सीमित ताकत दिखाना और अंदर ही अंदर असली क्षमता को बढ़ाते रहना। इस हमले ने यही संकेत दिया है कि ईरान सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि प्लानिंग के साथ अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, क्या ये ताकत वास्तविक है या सिर्फ एक सिग्नल? क्योंकि दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई। एक हवा में फेल हो गई, दूसरी को रोक दिया गया। यानी क्षमता का दावा है, लेकिन परफेक्शन अभी नहीं। फिर भी संदेश साफ है, ईरान अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा। अगर ये तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है तो गेम पूरी तरह बदल सकता है। और यही वजह है कि अब दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि ईरान के पीछे असली ताकत कौन है। दरअसल आपको बता दें कि हिंद महासागर का सुपर पावर बेस कहा जाता है, क्योंकि देखिए लोकेशन, इसके अलावा मिलिट्री ताकत और जियोपॉलिटिक्स इसे सुपर अहम बेस बनाता है। इसके अलावा चीन पर नजर रखने के लिए इसे बेहद अहम माना जाता है। ये बेस अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति में बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको यह भी बताते हैं कि डिएगो गार्सिया इतना अहम क्यों है। देखिए युद्धों में इसकी क्या भूमिका रहती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। गल्फ वॉर, दूसरा आपको बता देते हैं अफगानिस्तान युद्ध, तीसरा इराक युद्ध, कई बड़े ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल होना, इसीलिए इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते कहते आवाज का ऊंचा हो जाना,
आंखों में आंखें डालकर लड़ जाना और ये कभी ना सोचना कि कोई क्या सोचेगा, ऐसा अक्सर होता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए देश से जुड़ा हर मुद्दा, हर सच, हर सवाल एक लड़ाई है बस। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए आर पार। और मथुरा के छाता इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गौ रक्षकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बताया तो ये जा रहा है कि यह प्रदर्शन ब्रज के प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी हत्या के विरोध में किया गया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि गौ तस्करों ने उनकी गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग और गौ रक्षक जुट गए हैं। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक वारदात में शामिल एक युवक को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बाबा की हत्या से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने में और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गौरक्षकों ने देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से बाबा की गौ तस्करों ने हत्या की, उसके बाद से लगातार जो है गुस्साए लोगों ने खूब बवाल किया है और दिल्ली आगरा हाईवे यहाँ पर जाम कर दिया। जिसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश भी की जा रही है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस पूरे मामले में ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वो सनातन में क्या विश्वास करेगा? काफी देर उनसे बातचीत हुई, कुछ इनके बीच के लोग मान गए थे, परंतु वहां पे उपस्थित कई लोगों ने पुलिस पार्टी पे पथराव किया और फिर वहां पे अश्रु गैस के गोले छोड़ के और भीड़ को खदेड़ करके वहां से मृतक का जो शव है उसको हटवा लिया गया है। अभी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ को गिरफ्तारी भी हुई है। जो भी इसमें शामिल है, हमारे पास तमाम फुटेज है इनके, और उपद्रव करने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मथुरा के छाता इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर लगातार जो है हंगामा यहां पर देखा जा रहा है। गौ रक्षकों ने सड़क जाम कर दिया है। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शन व्रज के प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा कहा जाता है, उनकी हत्या के विरोध में यहां पर गौ रक्षकों की तरफ से किया गया। दिल्ली आगरा हाईवे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है। आप देखिए पुलिस के वाहनों पर पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया गया है। हालात को नियंत्रण करने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि गौ तस्करों ने बाबा की गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का यहाँ पर पीछा कर रहे थे और घटना के बाद से मौके पर भारी संख्या में लोग और गौ रक्षक जुटे हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। मथुरा में फरसा वाले बाबा, जो कि गौरक्षक के रूप में पहचाने जाते थे, उनकी हत्या की खबर उड़ने के साथ ही काफी बवाल देखने को मिल रहा है। लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर हाईवे पर आप देख सकते हैं कि शव रखकर जाम लगा दिया था और शव रखकर जाम लगाने के साथ कई घंटों तक जब हाईवे जाम रहा तो उसके बाद काफी लोगों की फोर्स यहाँ पर पहुंची और फोर्स पहुंचने के बाद ही यहाँ पर जो लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन जो आक्रोशित लोग थे उनके द्वारा अपनी शर्त रखी गई, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया और पुलिस को लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, वैसे ही जो लोग थे उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाईवे जो है पूरा पथराव और पत्थरों से भरा हुआ है। स्थिति बेकाबू होते हुए पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन्होंने कंट्रोल किया है।
और मथुरा में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मामले में संबंधित अधिकारियों को तत्काल और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और तेज जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने पर भी जोर दिया गया है। और इस बीच मथुरा में बवाल मामले में एसएसपी श्लोक कुमार ने घटना को लेकर अहम जानकारी भी दी है। उनके मुताबिक जिस कंटेनर को तथाकथित बाबा की तरफ से रोका गया था उसमें केवल किराने का सामान यहां पर पाया गया है। मामले में गौ तस्करी से जुड़ी अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जिस ट्रक से बाबा का एक्सीडेंट हुआ है उसके चालक को भी चोटें आई हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे उनको और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कभी बंद ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि केवल उन जहाजों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनका संबंध अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध में शामिल देशों से है। अरागची के मुताबिक सुरक्षा हालात गंभीर हैं, लेकिन ईरान अन्य देशों के जहाजों को सहयोग और सुरक्षित आवागमन के लिए मदद दे रहा है। और मथुरा के छाता इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गौ रक्षकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बताया तो ये जा रहा है कि ये प्रदर्शन ब्रज के प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी हत्या के विरोध में किया गया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि गौ तस्करों ने उनकी गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग और गौ रक्षक जुट गए हैं। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक वारदात में शामिल एक युवक को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बाबा की हत्या से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने में और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गौरक्षकों ने देखे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से बाबा की गौ तस्करों ने हत्या की उसके बाद से लगातार जो है गुस्साए लोगों ने खूब बवाल किया है और दिल्ली आगरा हाईवे यहाँ पर जाम कर दिया, जिसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश भी की जा रही है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस पूरे मामले में ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वो सनातन में क्या विश्वास करेगा? काफी देर उनसे बातचीत हुई। कुछ उनके बीच के लोग मान गए थे, परंतु वहां पे उपस्थित कई लोगों ने पुलिस पार्टी पे पथराव किया और फिर वहां पे अश्रु गैस गोले छोड़ के और भीड़ को खदेड़ करके वहां से मृतक का जो शव है उसको हटवा लिया गया है। अभी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। कुछ को गिरफ्तारी भी हुई है। जो भी इसमें शामिल है हमारे पास तमाम फुटेज है उनके, और उपद्रव करने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मथुरा के छाता इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर लगातार जो है हंगामा यहां पर देखा जा रहा है। गौ रक्षकों ने सड़क जाम कर दिया है। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन व्रज के प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर जिन्हें फरसा वाले बाबा कहा जाता है,
उनकी हत्या के विरोध में यहाँ पर गौ रक्षकों की तरफ से किया गया। दिल्ली आगरा हाईवे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है। आप देखिए पुलिस के वाहनों पर पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया गया है। हालात को नियंत्रण करने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि गौ तस्करों ने बाबा की गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का यहाँ पर पीछा कर रहे थे और घटना के बाद से मौके पर भारी संख्या में लोग और गौ रक्षक जुटे हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। मथुरा में फरसा वाले बाबा जो कि गौरक्षक के रूप में पहचाने जाते थे, उनकी हत्या की खबर उड़ने के साथ ही काफी बवाल देखने को मिल रहा है। लोगों ने आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर हाईवे पर आप देख सकते हैं कि शव रखकर जाम लगा दिया था और शव रखकर जाम लगाने के साथ कई घंटों तक जब हाईवे जाम रहा तो उसके बाद काफी लोगों की फोर्स यहाँ पर पहुंची और फोर्स पहुंचने के बाद ही यहाँ पर जो लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन जो आक्रोशित लोग थे उनके द्वारा अपनी शर्तें रखी गई, जिसके बाद मामला बढ़ता चला। Presented by Hamdard Foods India. हिंद महासागर तक पहुंचा ईरान अमेरिका युद्ध। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। डिएगो गार्सिया के यूएस बेस पर तैनात है यूएस के B-2 बॉम्बर। तेल संकट के बीच अमेरिका ने समुद्र में फंसे ईरान के तेल से प्रतिबंध हटाया। ईरान का दावा, समंदर में हमारा एक बूंद भी तेल नहीं है। तेल से प्रतिबंध हटाने को बताया दिखावा। ईरान से जारी जंग के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, कहा हम अपने टारगेट के बेहद करीब पहुंच गए हैं। पश्चिम एशिया में सैन्य अभियान समाप्ति की। उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद पंजाब के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा। सीएम भगवंत मान ने मामले की जांच के आदेश दिए। सुसाइड वीडियो में आया था ना। मथुरा में गौ रक्षक बाबा चंद्रशेखर की हत्या पर पुलिस का बड़ा दावा। जिस ट्रक का पीछा कर रहे थे बाबा, उसमें भरा था किराने का सामान। समर्थकों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर किया बवाल। गाजियाबाद में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क मामले में बड़ा खुलासा। रील बनाने की आड़ में संवेदनशील जगहों की वीडियो, फोटो और लोकेशन जुटा रहे थे आरोपी। सुहेल ने गरीब युवाओं को पैसों का लालच देकर फंसाया। केस में अब तक कई गिरफ्तारी। Presented by Hamdard Foods India. और गौ रक्षक की मौत मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई है। जानकारी निकल कर आ रही कि शाम 5 बजे लखनऊ में गौ सेवा पर सीएम की अहम बैठक होगी। पशुधन मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त इसमें शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव, पशुधन निदेशक भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो गौ सेवा मामले में सीएम योगी की तरफ से अहम बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे लखनऊ में गौ सेवा पर मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पशुधन मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त इस बैठक में शामिल होंगे। इस बीच मथुरा में गौ रक्षक संत चंद्रशेखर की मौत पर बवाल जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। फरार उपद्रवियों की धरपकड़ में पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। बाबा की मौत के विरोध में जमकर पथराव यहां पर किया गया है। पथराव में कई पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हर एंगल से पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। मथुरा में जिस तरीके से गौ रक्षक संत चंद्रशेखर की मौत हुई है, उसके बाद से उनके समर्थक लगातार जो है यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली आगरा हाईवे को कई घंटों तक बाधित भी इन तमाम समर्थकों ने किया है, जिसके बाद सड़कों पर खूब हंगामा हुआ, बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सड़कों पर पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पथराव और हंगामा यहाँ पर किया गया है। बाबा की मौत के बाद से लगातार लोगों का गुस्सा यहाँ पर भड़का हुआ है। पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि हालात को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गौ रक्षक की हत्या पर जमकर यहाँ पर लोगों ने बवाल काटा है। इस पूरे मामले को लेकर अब आपको बता दें कि जांच लगातार की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो बच्चे भगदड़ मची आ रही, पथवार हो गया, आंसू गैस के गोले हो गए। पुलिस वालों ने गोली छोड़ी, आंसू गैस के घर में गोले डाले
और उसके रुका नहीं जा रहा अंदर घर में, इतना घुटन हो गया, रुका नहीं जा रहा अंदर घर में। बच्चे भैया सब जमा खा के मतलब गिर रहे थे, फिर वो अंदर से बाहर निकले हैं। बच्चन ने लेके हम कहीं यहाँ नहीं रुका जा रहा, अंदर बाहर निकले तो बाहर से भगदड़ हो गई, पब्लिक भी हमारे अंदर घर में घुस गई। मैं बस लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि भावनाओं में ना बहें। जैसे लोगों ने अफवाह उड़ाई कि बाबा जी की हत्या कर दी गई है, जो पूरी तरीके से असत्य है, नितांत गलत है। बाबा जी की जो मृत्यु हुई है दुर्घटना में हुई है, फिर भी कोई और पहलू होगा तो उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बन रहे हैं। दीपक, फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या बवाल थोड़ा थमा है? क्या नाराजगी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की जो वर्तमान स्थिति है पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, एसएसपी, डीएम, सारे अधिकारी बाबा के इस आश्रम में पहुंचे थे, क्योंकि गौ रक्षा दल आज 9 का ये इलाका है जहाँ पर फरसा वाली टीम को यहाँ पर लीड करते थे बाबा चंद्रशेखर, जिन्हें फरसे वाले बाबा भी कहा जाता था। और उसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे जो समर्थक है उनकी लगभग कह सकते हैं कि भीड़ काफ़ी हद तक छट गई है, क्योंकि अधिकारी भी यहाँ से निकल गए और जिन्होंने यहाँ पर लोगों को समझाया, जिन लोगों ने उत्पात किया था वो कहाँ से आए थे, इसको लेकर पुलिस की टीमें जांच कर रही है। तकरीबन 10 के आसपास लोग हिरासत में हैं। वहीं जो आश्रम के अंदर का हिस्सा है वहाँ पर इस वक्त बाबा का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। और उसके अलावा जो पूरा आश्रम है, यहाँ पर अधिकारी पहुंचे थे, यहाँ पर जो समर्थक थे उनके बाबा के, उन्होंने यहाँ पर प्रशासन से मांग की थी कि कुछ चीज़ें जैसे बाबा का स्मारक बनाया जाए। बाबा यहाँ पर गायों को पालते थे, उनको अब कौन देखेगा, ये सारी चीज़ों को सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया। उनका ये कहना था कि उनकी मदद की जाएगी और कई लोग जो गौ रक्षा दल से जुड़े हुए हैं उनके लाइसेंस दिए जाए, इस तरह की मांगें यहाँ पर की गई थी, जिसको डीएम ने कहा कि उनकी मांगें सबकी मानी जाएंगी। और अब यहाँ पर हालात पूरी तरह से सामान्य बने हुए। हालांकि नाराजगी जिस तरह से लोगों की थी, सुबह जो घटनाक्रम हुआ था, डीएम जो जिलाधिकारी यहाँ पर आए थे उनका ये कहना था कि सुबह कोहरा था, जो एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त बाबा चंद्रशेखर को, फरसे वाले जो बाबा है, उनको ये जानकारी मिली थी कि हो सकता है कि कोई ट्रक गौवंश लेकर जा रहा है। गौवंश का अक्सर गौ तस्करों के पीछे वो रहते थे और ताकि पकड़ में आ सके, और इसी इनपुट पर वो निकले थे जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट के बाद जो ट्रक वाला था, जिस ट्रक से हिट किया गया था, उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई है, क्योंकि काफ़ी विभत्स घटना थी। और उसके बाद अब इस पूरे घटनाक्रम में जो लोगों ने विरोध अपना जताया था, वो छाता इलाके में रोका गया था, वहाँ पर लोगों ने अपना विरोध जताया था कि उनकी हत्या की गई है, इस तरह के आरोप लग रहे थे। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस और प्रशासन को वहाँ पर लोगों को समझाना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर शव लेकर आए थे बाबा का, और उसके बाद अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। बाबा का ये आश्रम है जहाँ पर एक तरफ गाय रखी गई है और दूसरी तरफ बाबा का जो अंदर का पूरा हिस्सा है ये है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। अधिकारी यहाँ से सब निकल गए हैं, सिर्फ बाबा के वो समर्थक जो यहाँ पर रोजाना आते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे पीछे से। और बाबा का अंदर अंतिम संस्कार चल रहा है और कुछ लोग यहाँ पर जो यहाँ रोजाना आते हैं उनका ये कहना था कि उनकी मांगे जो है वो यही है कि पहले शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि उन लोगों को छोड़ा जाए जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों का और डीएम का ये कहना था कि जो लोग वीडियो फुटेज में नजर आए हैं पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर पुलिस अपनी तरफ से जांच की जा रही है। एक एक्सीडेंट जो सुबह हुआ था बाबा फरसे वाले का, उसमें एक मामला दर्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरा मामला दर्ज किया जाएगा जब बवाल यहाँ पर कटा था, पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी की थी। जी शुक्रिया दीपक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है पुलिस की तरफ से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस वक्त बाबा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालात फिलहाल ग्राउंड जीरो पर सामान्य बने हुए हैं। शुक्रिया दीपक। और मथुरा के छाता इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गौ रक्षकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बताया तो ये जा रहा है कि यह प्रदर्शन ब्रज के प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी हत्या के विरोध में किया गया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि गौ तस्करों ने उनकी गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग और गौ रक्षक जुट गए हैं। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया।
जानकारी के मुताबिक वारदात में शामिल एक युवक को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बाबा की हत्या से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने में और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गौरक्षकों ने देखे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से बाबा की गौ तस्करों ने हत्या की, उसके बाद से लगातार जो है गुस्साए लोगों ने खूब बवाल किया है और दिल्ली आगरा हाईवे यहाँ पर जाम कर दिया, जिसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश भी की जा रही है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, इस पूरे मामले में ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वो सनातन में क्या विश्वास करेगा? काफी देर उनसे बातचीत हुई, कुछ उनके बीच के लोग मान गए थे, परंतु वहां पे उपस्थित कई लोगों ने पुलिस पार्टी पे पथराव किया और फिर वहां पे अश्रु गैस गोले छोड़ के और भीड़ को खदेड़ करके वहां से मृतक का जो शव है उसको हटवा लिया गया है। अभी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, कुछ को गिरफ्तारी भी हुई है। जो भी इसमें शामिल है, हमारे पास तमाम फुटेज है उनके, और उपद्रव करने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मथुरा के छाता इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर लगातार जो है हंगामा यहां पर देखा जा रहा है। गौ रक्षकों ने सड़क जाम कर दिया है। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन व्रज के प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा कहा जाता है, उनकी हत्या के विरोध में यहां पर गौरक्षकों की तरफ से किया गया। दिल्ली आगरा हाईवे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है। आप देखिए पुलिस के वाहनों पर पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया गया है। हालात को नियंत्रण करने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि गौ तस्करों ने बाबा की गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का यहाँ पर पीछा कर रहे थे और घटना के बाद से मौके पर भारी संख्या में लोग और गौ रक्षक जुटे हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। मथुरा में फरसा वाले बाबा, जो कि गौरक्षक के रूप में पहचाने जाते थे, उनकी हत्या की खबर उड़ने के साथ ही काफी बवाल देखने को मिल रहा है। लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर हाईवे पर आप देख सकते हैं कि शव रखकर जाम लगा दिया था और शव रखकर जाम लगाने के साथ कई घंटों तक जब हाईवे जाम रहा तो उसके बाद काफी लोगों की फोर्स यहाँ पर पहुंची और फोर्स पहुंचने के बाद ही यहाँ पर जो लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन जो आक्रोशित लोग थे उनके द्वारा अपनी शर्तें रखी गई, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया और पुलिस को लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, वैसे ही जो लोग थे उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाईवे जो है पूरा पथराव और पत्थरों से भरा हुआ है। स्थिति बेकाबू होते हुए पुलिस के जो आला अधिकारी थे उन्होंने कंट्रोल किया है। और मथुरा में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मामले में संबंधित अधिकारियों को तत्काल और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष और तेज जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने पर भी जोर दिया गया है। और इस बीच मथुरा में बवाल मामले में एसएसपी श्लोक कुमार ने घटना को लेकर अहम जानकारी भी दी है। उनके मुताबिक जिस कंटेनर को तथाकथित बाबा की तरफ से रोका गया था, उसमें केवल किराने का सामान यहां पर पाया गया है। मामले में गौ तस्करी से जुड़ी अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जिस ट्रक से बाबा का एक्सीडेंट हुआ है, उसके चालक को भी चोटें आई हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की बात नहीं आई है। और वाराणसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश कॉलेज में दिन दिहाड़े एक छात्र की हत्या कर दी गई है।
बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें आरोपी के हाथ में हथियार नजर आ रहा है। आरोपी का नाम मंजीत चौहान बताया जा रहा है, जिस पर गोली मारने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी मंजीत चौहान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद यूपी कॉलेज के छात्रों में आक्रोश का माहौल है। गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा यहां पर किया है और बवाल काटा है। और मथुरा के छाता इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गौ रक्षकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बताया तो ये जा रहा है कि ये प्रदर्शन ब्रज के प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी हत्या के विरोध में किया गया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि गौ तस्करों ने उनकी गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग और गौ रक्षक जुट गए हैं। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक वारदात में शामिल एक युवक को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बाबा की हत्या से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने में और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गौरक्षकों ने देखे कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया है। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से बाबा की गौ तस्करों ने हत्या की, उसके बाद से लगातार जो है गुस्साए लोगों ने खूब बवाल किया है और दिल्ली आगरा हाईवे यहाँ पर जाम कर दिया। जिसके बाद अब देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश भी की जा रही है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस पूरे मामले में ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वो सनातन में क्या विश्वास करेगा? काफी देर उनसे बातचीत हुई। कुछ उनके बीच के लोग मान गए थे, परंतु वहां पे उपस्थित कई लोगों ने पुलिस पार्टी पे पथराव किया और फिर वहां पे अश्रु गैस गोले छोड़ के और भीड़ को खदेड़ करके वहां से मृतक का जो शव है उसको हटवा लिया गया है। अभी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। कुछ को गिरफ्तारी भी हुई है। जो भी इसमें शामिल है, हमारे पास तमाम फुटेज है इनके, और उपद्रव करने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मथुरा के छाता इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर लगातार जो है हंगामा यहां पर देखा जा रहा है। गौ रक्षकों ने सड़क जाम कर दिया है। जाम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शन व्रज के प्रसिद्ध गौरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें फरसा वाले बाबा कहा जाता है, उनकी हत्या के विरोध में यहां पर गौ रक्षकों की तरफ से किया गया। दिल्ली आगरा हाईवे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है। आप देखिए पुलिस के वाहनों पर पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया गया है। हालात को नियंत्रण करने के लिए लोगों को समझाया जा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि गौ तस्करों ने बाबा की गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा बाइक से गौ तस्करों का यहाँ पर पीछा कर रहे थे और घटना के बाद से मौके पर भारी संख्या में लोग and your future. God spared my life for a reason, to restore America to greatness. Together we can truly make America great again. नौ साल से ये चेहरा लगातार चर्चा में बना हुआ है।
नाम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। कौन है ये शख्स जो विरासत में मिले रियल एस्टेट के कारोबार को बहुत ऊपर लेकर चला जाता है? एक कारोबारी या एक टीवी होस्ट? एक WWE रेसलर या एक राजनेता? When Donald Trump and all the Trumpomaniacs run wild on you, brother. कौन है डोनाल्ड जे ट्रंप जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं तो तूफान खड़ा कर देते हैं? अचानक राजनीति में आए और सीधे 2016 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। The President-elect of the United States of America, Donald Trump. 2017 में बन जाते हैं अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। आते ही मुस्लिम बहुल 7 देशों पर ट्रैवल बैन लगा देते हैं। मेक्सिको और यूएस के बीच की दीवार को और बढ़ा देते हैं। क्लाइमेट चेंज रेजोल्यूशन से अमेरिका को अलग कर देते हैं। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को खत्म कर देते हैं और चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर देते हैं। ट्रंप के अतरंगी फैसले अभी दुनिया में हलचल मचा रहे होते हैं कि तभी कोरोना वायरस का आतंक फैलता है और अचानक दुनिया भर में दहशत मच जाती है। कोरोना वायरस की त्रासदी को बड़ा नहीं मानते, WHO से भिड़ जाते हैं और मौत के आंकड़े बढ़ने लगते हैं तो इराक में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार देते हैं। ईरान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक नेता जो अनुभवी नहीं है, जिन्होंने राजनीति में समय नहीं बिताया, लेकिन जब राष्ट्रपति की कुर्सी मिलती है तो ऐसे फैसले लेते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। और जब कुर्सी चली जाती है तो उनकी शह पर ऐसा कारनामा हो जाता है कि किसी ने भी सोचा नहीं था। सवाल फिर वही है कि आखिर ये डोनाल्ड जे ट्रंप हैं कौन? 2024 में वो फिर जीत जाते हैं, फिर राष्ट्रपति की कुर्सी मिल जाती है और उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा ब्लंट नजर आते हैं। मतलब कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। They got all of their income from Venezuela. We need Greenland. Not happy with what Putin's doing. He said I stopped 7 wars. Would you get the Nobel Prize? Absolutely not. You have to put out this cancer. It's a cancer. अब सवालों का पुलिंदा है। क्या दुनिया सच में डोनाल्ड ट्रंप को जानती है? आखिर कैसे वो इतने कठोर फैसले लेते हैं? आखिर किस बिना पर अलबेले कदम उठा लेते हैं? क्या ट्रंप को हर एक एक्शन का रिजल्ट पता है? क्या ट्रंप को पता है कि क्या होने वाला है? क्या ट्रंप को आने वाला समय दिखता है? क्या ट्रंप एक टाइम ट्रैवलर है? जो अभी अभी आपने देखा, उसी की परतों को हटाने और जमी धूल को साफ करने के लिए वक्त में इतना पीछे आए हैं। 21वीं सदी में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पागलपन से भरे लगते हैं, एक बेकाबू नेता का खौफनाक खेल लगता है। लेकिन अगर यह सोची समझी स्क्रिप्ट हो तो एक एक करके समय के पन्नों को पलटेंगे, जिनको जब जोड़ा जाता है तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो इशारा करने लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रोनोनॉट के कमांडर हैं, यानी काल यात्रा के कमांडर। कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में होती है। अमेरिका में इंगरसोल लॉकवुड नाम के एक वकील और लेखक थे। 1889 और 1893 में उन्होंने बच्चों के लिए 2 नॉवेल लिखे। इन किताबों के मुख्य किरदार का नाम था विल्हेम हेनरिक सेबेस्टियन वॉन ट्रंप, जिसे पूरी किताब में लिटिल बैरन ट्रंप कहा गया है। ये नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे छोटे बेटे का नाम भी बैरन ट्रंप ही है। अब जरा देख लीजिए, चेहरों को भी मिला लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का चेहरा आखिर इस हद तक उस तस्वीर से कैसे मेल खा सकता है जिसे 19वीं सदी में बनाया गया? नाम भी हूबहू वही, लेकिन कहानी सिर्फ नाम पर खत्म नहीं होती। किताब में जिस बैरन ट्रंप के बारे में लिखा गया है वो एक बहुत बड़े और शानदार महल में रहता है जिसका नाम कैसल ट्रंप है। आज की दुनिया में इसे न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पर मौजूद ट्रंप टावर से जोड़कर देखा जा सकता है। अब जरा एक और पहलू को देखिए।
किताब में इस लड़के का एक गुरु है जिसे डॉन फ्रम कहा गया है। डॉन को डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा जाता है और डॉन नाम का वो गुरु कहानी के बैरन ट्रंप को एक पुरानी पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट देता है और उसे दुनिया के भीतर मौजूद एक और दुनिया का रास्ता खोजने के लिए कहता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह रहस्यमयी पोर्टल खोजने के लिए वो लड़का उत्तरी रूस का सफर तय करता है। याद कीजिए 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन और उसमें रूस की दखलंदाजी का पूरा विवाद, ये सब उसी किताब की कहानी से मेल खाता हुआ दिखता है। लेकिन लॉकवुड की असली भविष्यवाणी 1896 में आई। उनकी किताब 1900 आर द लास्ट प्रेसिडेंट में छिपी है। इस किताब में लिखा है कि न्यूयॉर्क शहर का एक पॉपुलिस्ट यानी एक लोकप्रिय आदमी अचानक अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है। किताब से ये मैच करता है, वो किताब जो भविष्यवाणी की एक घटना की बात करती है और वो सच हो जाती है। इतना ही नहीं, लॉकवुड की किताब में एक और दर्ज बात भी सटीक साबित हो जाती है। उनकी किताब 1900 आर द लास्ट प्रेसिडेंट में आगे लिखा है कि उस लोकप्रिय आदमी के चुनाव जीतने के बाद पूरे न्यूयॉर्क में दंगे भड़क उठते हैं और प्रदर्शनकारी 5th एवेन्यू पर मौजूद एक बड़े होटल की तरफ मार्च करते हैं। अब किताब में कही तमाम बातों में इत्तेफाक को जोड़ते चलते हैं। एक पॉपुलिस्ट का अचानक राष्ट्रपति बनना, न्यूयॉर्क में दंगा होना, 5th एवेन्यू की तरफ लोगों का मार्च करना और तो और किताब में दर्ज है कि उस पॉपुलिस्ट राष्ट्रपति के कैबिनेट में कृषि मंत्री होते हैं लाफे पेंस। और सोचिए 1896 में बैठे एक लेखक को कैसे पता चला कि 120 साल बाद ट्रंप नाम के एक राष्ट्रपति होंगे और उनकी टीम में एक पेंस नाम के व्यक्ति होंगे, माइक पेंस, जो उपराष्ट्रपति थे। ये किताब की बात हुई। साल 1920 में चार्ल्स ए डेलशाउ नाम के एक आर्टिस्ट ने कुछ बेहद रहस्यमयी पेंटिंग्स बनाई और इस पेंटिंग में एक बार फिर नाम आता है ट्रंप का, वो ट्रंप नाम जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में लाइसेंस करा लिया था और दुनिया भर में उनके कारोबार में यही ब्रांड नेम दिखता है। फिलहाल उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग को भी नाम दिया जाता है ट्रंपिज्म। देखिए, ये है वो चार्ल्स ए डेलशाउ की पेंटिंग जिसमें एक एडवांस एयरशिप को दिखाया गया है और जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में ट्रंप लिखा है। गौर करिए कि चार्ल्स ए डेलशाउ सोनोरा एरो क्लब नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे जो एंटी ग्रेविटी फ्यूल से चलने वाली एयरशिप डिजाइन करती थी और उसी से जुड़ी इस पेंटिंग में ना सिर्फ ट्रंप लिखा हुआ है बल्कि इस एडवांस एयरशिप की पेंटिंग पर 4599 भी लिखा है। और जोड़कर देखें तो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन थे? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप। अब जरा ये भी देख लीजिए, इस पेंटिंग में देखिए कौन इस शिप को चला रहा है। पेंटिंग में एक ऐसे शख्स को दिखाया गया है जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं, ठीक वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बाल हैं। अब आते हैं आधुनिक युग के सबसे बड़े संकेत पर, द सिम्पसंस, एक अमेरिकी एनिमेशन कैरेक्टर जिसका पहला एपिसोड 1989 में प्रसारित हुआ और लोगों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। एक अमेरिकी फैमिली का कॉमिक ड्रामा जो लोगों को हंसाता है। इसमें साल 2000 में प्रसारित हुआ एक एपिसोड बैक टू द फ्यूचर और इसमें जो बात कही जाती है वो अचंभित कर देती है। द सिम्पसंस के बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि लिसा सिम्पसन अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं और कहती हैं, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप से विरासत में एक बहुत बड़ा बजट क्रंच मिला है। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump.
ये आश्चर्य की बात है, 16 साल पहले एक टीवी शो का ये बताना कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या ये टाइमलाइन में हुई छेड़छाड़ का एक सबूत है? समय पलटते हैं और आज के वक्त में जो हालात दिखते हैं उसे देखते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। ईरान पर हमला, एक ऐसे देश के साथ युद्ध को शुरू करना जिससे तत्कालिक तौर पर अमेरिका को कोई खतरा नहीं, लेकिन इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। सवाल है कि क्या ट्रंप ने इतना बड़ा रिस्क किस आधार पर ले लिया? क्या उन्होंने इसके परिणाम को पहले ही देख लिया है? ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। दुनिया का कोई भी राजनेता इस तरह का फैसला करने से पहले 100 बार सोचेगा, सलाहकारों से बात करेगा, अपनी सरकार और आवाम को भरोसे में लेगा। एक ऐसे युद्ध में कूदना या उसे शुरू करना जो अमेरिका का है ही नहीं या अमेरिका का कोई इससे लेना देना ही नहीं। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला क्यों किया? ईरान पर हमला न करने की कई वजह हैं और करने की जो वजह है वो कोई खास नहीं। दोनों को समझते हैं और सवाल करते हैं कि क्या ट्रंप को कुछ और दिख रहा है जो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा? ईरान से अमेरिका को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, यानी हमला करना मुफीद नहीं था। इजराइल और खास तौर पर नेतन्याहू की ओर से दबाव था। तो क्या इस दबाव में हमला किया? परमाणु मसले पर अमेरिका ईरान में बातचीत चल रही थी, यानी बात से बात बन रही थी। फिर हमला क्यों? एप्स्टीन फाइल में ट्रंप पर गंभीर आरोप लग रहे थे। तो क्या युद्ध इसीलिए छेड़ा कि एप्स्टीन वाले मसले को दबाया जा सके? एक युद्ध में उतरने का मतलब अर्थव्यवस्था को चोट है। पहले से अमेरिका बाहरी मसलों का बोझ उठा रहा है। और फिर एक और जोखिम क्यों? ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका था। तो क्या ये युद्ध परमाणु खतरे को देखकर किया गया? हालांकि इस दावे में दम नहीं है। ईरान पर हमले का मतलब था पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और हितों को चोट पहुंचाना। ये महंगा सौदा है, या वजह ये थी कि खामनेई शासन के खिलाफ लोग खड़े हो रहे थे और उन्हें कुचला जा रहा था। हालांकि ये आंतरिक खतरा अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पैदा हुआ था। पश्चिम एशिया में युद्ध का मतलब पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मंदी को न्योता देना। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिस्क लिया क्यों? क्या ट्रंप वो देख पा रहे हैं या देखा हुआ है जो कोई नहीं देख पा रहा? एक के बाद एक अलग अलग देशों की संप्रभुता पर हमले क्यों कर रहे हैं ट्रंप? ईरान से पहले वेनेजुएला, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी। अगला नंबर क्यूबा का, कोलंबिया और स्पेन को धमकी। कनाडा को हासिल करने की बात और यहां तक कहना कि मनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक काम करना है। 2 दिसंबर 1823 को अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने एक नीति का ऐलान किया था। यह नीति कहती है कि कॉलोनियां बनाने वाले अमेरिका को नीति बनाना नहीं सिखाते। उनके सिद्धांत के मुताबिक अमेरिकी क्षेत्र यानी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मसलों में यूरोप के दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही सोच डोनाल्ड ट्रंप की है और वो अब मनरो डॉक्ट्रिन को डॉनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं। Monroe, a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe document. I don't know. सोच कर देखिए, आज जो ट्रंप लैटिन अमेरिकी देश पर हक जमा रहे हैं, कहीं वही 1823 में उस सिद्धांत को बनाने वाले तो नहीं थे जिसे जेम्स मनरो ने अपने भाषण में सुनाया और फिर करीब 1 दशक बाद उसे नाम मिला मनरो डॉक्ट्रिन। ये वो डॉक्ट्रिन है
जो यूरोप को अमेरिका से अलग कर देता है। और डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर गौर करिए जो उन्होंने ईरान के साथ हुए जंग के बाद दिए। सीधा नेटो और यूरोपियन यूनियन और उन गठबंधनों को एक तरह से तोड़ने की धमकी जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। So, I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there. कहीं ट्रंप ने भविष्य की बदलती दुनिया तो नहीं देख ली है, जिसमें मुल्कों के गठबंधन की जरूरत नहीं, जिसमें चीन और भारत जैसे एशियाई मुल्क एक चुनौती बन सकते हैं। तकनीक की क्रांति मुहाने पर है और ट्रंप क्या ये देख चुके हैं कि रिसोर्सेज पर अधिकार से ही बादशाहत कायम होगी। We charge them almost nothing for years and years and decades and billions of dollars from China in tariff. To impose a 10% global tariff, they're ripping us off and they understood it. अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला जो मौजूदा समय के वैश्विक बाजार में शायद ही किसी देश का राजनेता सोच भी सकता है। एक साथ दुनिया के अमूमन सभी देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू करना। पहले कार्यकाल में चीन से ट्रेड वॉर की और फिर दूसरे कार्यकाल में एक साथ सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का फैसला ले लिया। 7 years ago when I came in, we started with China, Georgia. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe. ट्रेड वॉर से अमेरिका को शुरुआत में नुकसान हो रहा था। टैरिफ को लेकर दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की अर्थशास्त्रियों ने मजम्मत की। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया, लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर टिके रहे जैसे उन्हें परिणाम पता था, और हुआ भी वही। उन्होंने टैरिफ लगाकर भी अधिकतर देशों के साथ रिश्ते ठीक रखे और अमेरिका को वित्तीय तौर पर फायदा पहुंचाया। तो क्या ट्रंप एक टाइम ट्रेवलर हैं जिन्हें ये सब पहले से पता है? तभी तो अमेरिका के लिए नेटो को वन वे स्ट्रीट कहते हैं। सभी सिस्टम और संधियों को तोड़ने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, जो भविष्य में अमेरिका को एक कमजोर टाइमलाइन की तरफ धकेल सकती है। उनके सैन्य हमले अभी नुकसानदायक नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ये वेल कैलकुलेटेड तो नहीं है? कहीं ये उस अलायंस को तोड़ने की कोशिश तो नहीं जिसमें चीन, रूस और ईरान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं? क्या ट्रंप ने भविष्य देखा है जहां जंग हथियारों से कम संसाधनों, खनिजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा लड़ी जाएगी? टाइमलाइन में पीछे आए हैं और साल 1920 की चार्ल्स ए डेलशाउ पेंटिंग्स को देखते हैं, जिसमें एक एयरशिप पर बड़ा बड़ा ट्रंप लिखा है, जिसे ट्रंप जैसे एक पायलट चलाते हुए दिख रहे हैं। और यह भी याद करिए कि 1893 में छपी किताब लिटिल बेरन ट्रंप में डॉन एक दूसरी दुनिया खोजने का टास्क देता है। अब इसे आज के डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से जोड़ते हैं तो पता चलता है कि एयरशिप से लेकर स्पेसशिप और अब दूर अंतरिक्ष में इंसानों के लिए एक नया घर खोजने की कोशिश कहीं ना कहीं ट्रंप से जुड़ती दिख रही है। आज एलन मस्क, वही एलन मस्क जो ऑस्ट्रेलियन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के सिद्धांतों, अतरंगी प्रयोगों और अल्टरनेटिव करंट के आविष्कार से प्रभावित हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शामिल हैं, जो टेक और स्पेस में वो काम कर रहे हैं जिसे नासा और तमाम एस्ट्रो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने करने से मना कर दिया था। वो अब रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहे हैं। जाहिर है एक क्रोनोनॉट कमांडर यानी काल यात्री कमांडर अकेला काम नहीं कर सकता, उसे टीम चाहिए। और यहां सबसे बड़ा नाम सामने आता है एलन मस्क का, जो ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
बल्कि स्पेस के प्रोजेक्ट तक में पागलपन की हद तक जाकर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तमाम असफलताओं के बाद भी एलन मस्क को पता है कि आने वाले कुछ ही सालों में इंसान चांद पर बनी कॉलोनी में रहेगा और फिर मंगल पर अपना नया घर बनाएगा। सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्य देखा है और उन्हें पता है कि आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी को छोड़ना जरूरी है और इसीलिए उनके इस प्रोजेक्ट में वो अपने जैसा ही निडर और पागलपन की हद तक जाने वाला एक पार्टनर साथ लेकर चल रहे हैं। एलन मस्क जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए ट्रंप कार्ड थे और जब डोनाल्ड दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो दोनों ने मिलकर के एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE शुरू किया। क्या इस डिपार्टमेंट का मतलब सरकार को एक गेम की तरह हैक करना है और टाइमलाइन को पूरी तरह से कंट्रोल करना है? साल 2020 में प्रेसिडेंट ऑफिस छोड़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास में एक नई सैन्य शाखा का निर्माण किया जो दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने स्पेस फोर्स का गठन किया। अगर इन सभी तारों को जोड़ें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप को यकीन है कि भविष्य में अंतरिक्ष अपना घर होगा, जहां एक सेना की भी जरूरत होगी जिससे न सिर्फ एलियन खतरों से निपटा जा सके बल्कि पृथ्वी से मिलने वाली चुनौतियों को भी कुचला जा सके। I'm hereby directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a space force. अब एक साथ कड़ियों को जोड़ते हैं। 1893 की किताब में बैरन ट्रंप को दूसरी दुनिया खोजने का टास्क देना, 1920 की एयरशिप की पेंटिंग पर ट्रंप का नाम लिखा होना, एंटी ग्रेविटी थ्योरी देने वाले निकोला टेस्ला को गुरु मानने वाले का आज के समय में ट्रंप के साथ जोड़ना, ट्रंप का स्पेस फोर्स का गठन करना और एलन मस्क का स्पेस में इंसानों के लिए नया ठिकाना तलाशना। क्या नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को सब पता है और उन्होंने टाइमलाइन में इधर से उधर जंप लगाकर सब कुछ सेट किया है? अब जरा इन कड़ियों में डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा फैसलों को जोड़िए। ग्रीनलैंड और वेनेजुला जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट से भरपूर जमीन पर कब्जे की नीति, ईरान में युद्ध छेड़कर चीन जैसी उभरती शक्ति की ईंधन की खुराक को रोक देना, कतर और ईरान के गैस फील्ड पर हमले जिससे हीलियम की सप्लाई पर ब्रेक यानी चिप बनाने की रफ्तार में कमी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ही वो पायलट बनना चाहते हैं जो इंसानियत को अपने हिसाब से नई टेक क्रांति यानी AI को चलाना चाहते हैं और फिर दूसरी दुनिया तक ले जाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो तकनीक है जो नई दुनिया का निर्माण करने जा रही है। ये सबको दिख रहा है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इस तकनीक का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में रखना चाहते हैं ताकि इंसानियत के भविष्य पर उनका ही कंट्रोल हो? जिस तरह के फैसले ट्रंप ने पिछले 10 सालों में लिए हैं और जिस तरह की चीजें उन्हें इतिहास के उन पन्नों से जोड़ती है जहां से विज्ञान और टेक ने उड़ान भरनी शुरू की थी, तो लगता यही है कि ट्रंप को सब कुछ पहले से पता है। ये सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में जाना होगा। डोनाल्ड जे ट्रंप के दादा जर्मनी से अमेरिका आए थे। जर्मनी में उनका नाम था फ्रेडरिक ट्रंप, जो पैसे कमाने न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां नाई की दुकान खोली, फिर रियल एस्टेट के कारोबारी बने। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका में बसे जर्मन्स को टारगेट किए जाने लगा था। फ्रेडरिक ट्रंप ने जर्मन टाइटल ट्रंप को बदलकर ट्रंप कर दिया ताकि नाम ज्यादा अमेरिकन लगे। वो पहले से अमीर नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप के दादा को जर्मनी ने ये कहकर निकाल दिया था कि वो फौज की ड्यूटी से बचने के लिए अमेरिका चले गए थे। बाद में उन्हें अमेरिका ही जाना पड़ा और वहां आश्चर्यजनक तरीके से एक नाई की छोटी सी दुकान चलाने वाले फ्रेडरिक ट्रंप बने।
और एक बिजनेस टाइकून बन गए। लेकिन समय यात्रा का असली राज डोनाल्ड ट्रंप के चाचा डॉक्टर जॉन जॉर्ज ट्रंप की जिंदगी से मिलता है, जो MIT के वैज्ञानिक थे और जिनके जिम्मे दिया गया था वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की खोज का जिम्मा, और इनसे जुड़े कागजों का, जो कि 80 बक्सों में था लेकिन 20 बक्से गायब बताए गए थे। माना जाता है कि डॉक्टर ट्रंप को उन पेपर्स में समय यात्रा और एंटी ग्रेविटी का ब्लूप्रिंट मिल गया था। जनवरी 1943 में महान और रहस्यमयी खोजों के लिए जाने जाने वाले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की एक होटल के कमरे में मौत हो गई थी। टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने एक डेथ रे और वायरलेस बिजली का आविष्कार किया है। उनकी मौत के तुरंत बाद FBI ने उनका सारा सामान और खुफिया नोट्स जब्त कर लिए। उन पेपर्स की जांच करने के लिए सरकार ने MIT के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन जी ट्रंप को बुलाया। डॉक्टर ट्रंप ने अपने रिपोर्ट में सरकार से कहा कि टेस्ला के पेपर्स में कोई भी काम की या खतरनाक चीज नहीं है। एक बार फिर कड़ियों को जोड़िए। निकोला टेस्ला, जिनकी मौत के बाद उनके रिसर्च पेपर का एक बड़ा हिस्सा गायब है, जिसका शक डॉक्टर जॉन जॉर्ज ट्रंप पर जताया जाता है, अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं एलॉन मस्क, जिनकी कार कंपनी है टेस्ला, जो निकोला टेस्ला को अपना आदर्श बताते हैं। वो ऐसी चीजें बना रहे हैं जो ग्रेविटी को चैलेंज करती हैं, और निकोला टेस्ला के रिसर्च पेपर एंटी ग्रेविटी, वायरलेस बिजली और समय यात्रा से जुड़े बताए जाते हैं। क्या किसी ने निकोला टेस्ला के रिसर्च से जुड़े सिद्धांतों को डिकोड करके टाइम मशीन बना लेने में सफलता हासिल कर ली, या फिर उससे एक ऐसी तकनीक का इजाद कर लिया जिसका दुनिया में आगे चलकर एकाधिकार रहने वाला है? कहानियां बहुत हैं, लेकिन कुछ भी प्रमाणिक नहीं है। यह सब कुछ काल्पनिक है। डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम ट्रैवलर है। निकोला टेस्ला के पेपर से एलॉन मस्क ने कुछ रहस्यमय गुप्त टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ये गुजरते वक्त और घटनाओं को जोड़कर किए जा रहे सवाल हैं। जब इन सवालों के जवाब मुश्किल से पचते हैं तो खुद को कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहने वाले कड़ियों को जोड़कर कल्पना की एक ऐसी तस्वीर तैयार करते हैं जिससे आसानी से इन आश्चर्यजनक चीजों पर भरोसा किया जा सके। ट्रंप के टाइम ट्रैवलर होने की कहानी उतनी ही काल्पनिक लगती है जितनी कि टाइम ट्रैवल की कल्पना, जो हकीकत में अब तक तो सामने नहीं है। भविष्य का क्या पता। एक बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने पेजेश्कियन को ईद की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। खाड़ी में बुनियादी ढांचों पर हमलों की भी निंदा भारत की ओर से की गई। हॉर्मुज में ट्रांसपोर्ट को जारी रखने पर भी बात हुई। ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की है। जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर भी विस्तार से प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। लेकिन सबसे पहले ईद की मुबारकबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को दी गई है। जिस तरह से खाड़ी में बुनियादी ढांचों पर हमला हुआ उसकी निंदा की गई, और हॉर्मुज में ट्रांसपोर्ट को जारी रखने के लिए सबसे अहम विषय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ऐसे में जबकि कई हमले और उसके बाद भारत ने चिंता जाहिर की, ईद की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से उन्होंने बातचीत की। सबसे पहले ईद नवरोज की मुबारकबाद उन्हें दी है, और यह उम्मीद जाहिर की गई है कि हॉर्मुज से जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन भारत के लिए वो आगे भी इसी तरह से और जारी रहे, और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की है। विस्तार से तमाम हालात पर चर्चा की है। जो विषम परिस्थितियां उसे लेकर गंभीर चिंता जाहिर की, और
नवरोज की मुबारकबाद ईरान के राष्ट्रपति को दी। और मथुरा के छाता इलाके में